तो हेलो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। जिन लोगों ने अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से लाइक सब्सक्राइब कर दो। तो चलो चलते हैं वीडियो की ओर। तो वीडियो की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड ख़त्म हुआ था। हम ही सबका बिल भरेंगे, पर अब सब जान चुके थे, बहुत देर हो चुकी थी। अचानक एक और साथी ने गुस्से से आवाज उठाई। आखिर इतनी हिम्मत किसने की ऐसा करने की? लेकिन इससे पहले कि माहौल और ज्यादा बिगड़ता, सुनहरे बालों वाला लड़का बीच में आया। उसने अपने हाथ उठाकर सबको शांत करने की कोशिश की और कहा, हमारा मकसद बस एक था, विकर की परीक्षा लेना। अंडरडॉग सिटी अब भ्रष्ट हो चुका है और हमें यकीन करना था कि विकर उनके लालच में नहीं फंसेगा। उसके साथी ने भी हामी भरी। विकर में वो सब कुछ है जो एक लीडर में होना चाहिए। अगर वो हमारा नेतृत्व करे तो हम उसकी बिना किसी सवाल के फॉलो करेंगे। लेकिन अगले ही पल विकर ने अचानक पास बैठे एक आदमी पर हमला कर दिया। उसकी हथेली एक पंजे जैसी बन गई थी जो सीधे उस आदमी के पेट को कसकर जकड़ चुकी थी। विकर ने बेहद ठंडी कठोर आवाज में कहा, एक मालिक अपने कुत्ते की परीक्षा ले सकता है, लेकिन कुत्ता कभी भी मालिक की परीक्षा नहीं लेता, चाहे हालात कैसे भी हो। उसकी आंखों में झलकता वो सन्नाटा, वो चेतावनी कमरे के हर कोने में गूंज उठी। विकर ने धीरे से बाकी साथियों की ओर देखा और फिर सवाल किया, क्या तुम लोग भी इसलिए शांत बैठे हो क्योंकि तुम्हारे पास पैसा और ताकत है? उसके शब्दों में एक खतरनाक सर्दी थी। तुमने अब तक असली डर देखा ही नहीं। विकर ने अपने पंजों में जकड़े उस आदमी को जमीन पर पटक दिया और फिर उसके चेहरे पर पैर रखकर उसे कुचलते हुए पूरी सभा को घूरा। जानते हो मैंने ये क्यों किया? कमरे में एक अजीब सी सिहरन फैल गई। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी जवाब देने की। विकर के चेहरे पर एक पागलपन भरी मुस्कान फैलती गई। सुनहरे बालों वाले लड़के ने डरते हुए हकलाते हुए जवाब दिया, हाँ हम समझते हैं क्यों किया। लेकिन विकर ने जिस आदमी के चेहरे पर पैर रखा था उसी के सिर पर जोरदार लात मारी और बेहद कड़क आवाज में बोला, अगर वाकई समझते तो ये भी जानते कि अब मैं क्या करने वाला। पूरा समूह अब गुस्से और डर के बीच कांप रहा था। सुनहरे बालों वाले ने चीख कर कहा, कमीने, तुझे लगता है तू बच जाएगा? और तभी विकर बिजली की तरह आंखों के सामने आ गया। उसने दूसरा साथी जो बोल रहा था उसके सामने खड़े होकर कहा, तुम सबने अपहरण किया है, इंसानों की तस्करी की है और बास्करविल का अपमान किया है। पूरा हॉल सन्नाटे में डूब गया। विकर ने बिना रुके उस आदमी को एक जोरदार घूंसा मारा और फिर दांत भींचते हुए कहा, जानवरों को सबक तभी सिखाया जाता है जब वो खुद समझने लायक नहीं रहते। विकर के चेहरे पर अब एक विकृत खतरनाक मुस्कान थी। उसकी आंखों में चमक रहा था एक वादा, अब मैं इन नाफरमानी करने वालों को असली सबक सिखाऊंगा। दृश्य बदलता है। एक अंधेरी सीलन भरी जेल की कोठरी। वहाँ दो आदमी खड़े थे। डिप्टी कंसल फियर बिल्कुल निश्चल गंभीर चेहरा लिए और जनरल सेक्रेटरी चाह उस आंखों में चिंता और डर की मिलीजुली परछाई थी। उनके सामने वो सुनहरे बालों वाला आदमी जिसका चेहरा चोटों से सूजकर विकृत हो चुका था, पागलों की तरह चीख रहा था। वो गाली देते हुए चिल्ला रहा था, तुम सब बर्बाद हो जाओगे, मेरे बाप को पता चलेगा तो वो सबका सर्वनाश कर देगा। वो धमकियां देता जा रहा था, तुम दोनों को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, बाहर निकलते ही सबसे पहला काम तुम्हें खत्म करना होगा। चाह का चेहरा बुरी तरह परेशान हो चुका था। वो घबराए हुए विकर की तरफ मुड़ा, ये तुमने इसे इतना बुरी तरह क्यों पीटा? क्या ये जरूरत से ज्यादा नहीं हो गया? विकर ने बस हल्के से मुस्कुराते हुए पलट कर पूछा, तुम्हें लगता है मैंने ज्यादा कर दिया? चाह ने बिना एक पल गंवाए गहरी आवाज में कहा, हाँ, इंसान को इस तरह पीटना जैसे कोई मांस का थैला हो। लेकिन विकर ने उसकी चिंता को जैसे सुना ही नहीं। वो बेहद शांत मगर बेहद ठंडी मुस्कान के साथ धीरे धीरे उस घायल आदमी की तरफ बढ़ा। उसकी चाल में एक ऐसी बेचैन करने वाली ठंडक थी जैसे मौत खुद धीरे धीरे अपनी तरफ खींच रही हो। शुरुआत होती है उस ठंडी डरावनी खामोशी से जहां सिर्फ वाइकोर की आंखें बोल रही थी बिना किसी पछतावे के। सामने चाहुआ खड़ा था, घबराया हुआ, जैसे अभी अभी किसी पागलपन की हदें देख ली हो। तुम अभी शुरू भी नहीं हुए थे। चाहुआ की आवाज कांप रही थी। डिसबिलीफ उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। विकर ने कोई जवाब नहीं दिया, बस हल्की सी मुस्कान उसके होंठों पर थी। वो मुस्कान जो सजा देने से पहले एक शिकारी के चेहरे पर आती है। चाहुआ कांपते हुए आगे बढ़ा, तुम क्या करने जा रहे हो? विकर की निगाहें अब उन डर से कांपते कैदियों पर टिकी थी। मैं उन सबको खत्म करने जा रहा हूँ, उसने ठंडे स्वर में कहा। ये सारे भ्रष्ट सिविल सर्वेंट्स जिनका घिनौना सच अब तक छुपा हुआ था, अब इनका अंत आएगा। इनके चेहरे पर जो घमंड दिखता है ना, वही बताता है कि ना इन्हें शिक्षा मिली है, ना ये बास्करविल क्लैन की अथॉरिटी को मानते हैं। चावा ने हक्का बक्का होकर पूछा, तुम सच में सीरियस हो? विकोर की आंखों में एक अजीब चमक थी। बिल्कुल। उधर वो सुनहरे बालों वाला लड़का और उसके साथियों की हालत अब गिड़गिड़ाने तक पहुंच चुकी थी। हम अपना सब कुछ दे देंगे, बस छोड़ दो, रोते हुए बोले। चावा ने फिक्र जताई, तुम ये सब कर लोगे तो इनके परिवार वाले चुप नहीं बैठेंगे। डरपोक है मगर चालाक भी, हर तरीका आजमाएंगे बदला लेने का। विकोर ने एक गहरी सांस ली फिर मुस्कुरा दिया, उनके पास कोई मौका नहीं होगा। ये सारे लोग अंडरडॉग सिटी के क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं। इनके परिवार वाले शिकायत करने आएंगे भी तो किसके पास? उनके पास
खुद कोई नाम नहीं होगा। चावा फिर भी आश्वस्त नहीं था। उसने पूछा, एविडेंस, इनके खिलाफ सबूत? वाइकोर की मुस्कान और गहरी हो गई। सबूत मिलेंगे और अगर नहीं मिले तो बना दूंगा। वो अब किसी भी नतीजे की परवाह नहीं करता था। उसके मन में साफ था, बहुत जल्द दुनिया बदलने वाली है। वो या तो किसी युद्ध में झोंक दिया जाएगा या फिर एकेडमी में नामांकन के बाद ये जगह हमेशा के लिए छोड़नी पड़ेगी। वाइकोर अब उन कैदियों के सामने खड़ा था। उसकी आंखें पत्थर की तरह बेरहम। उसने एक एक कर उनके अपराध गिनवाने शुरू किए। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, किडनैपिंग, ब्राइबरी, ब्लैकमेल, असॉल्ट थ्रू अ थर्ड पार्टी और मर्डर। सुनहरा बालों वाला लड़का कांप उठा। ये झूठ है, हमारे पास एविडेंस कहाँ है? विकोर ने एक थकी हुई मुस्कान के साथ पूछा, अगर सबूत मिल जाए तो सजा मंजूर करोगे? वो आदमी चुप हो गया। उसकी गर्दन झुक गई। चेहरा बोल रहा था, मैं अपने परिवार को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, भले ही यहाँ मरना पड़े। उसी पल एक गंजा आदमी सामने आता है, हाथ में एक बैग लिए। विकर, उसने पुकारा। विकर ने सिर घुमाया, जैसे उसे पहले से पता था कि वो आने वाला है। बिल्कुल कैजुअली गंजा आदमी ने वो बैग जमीन पर रखा और कहा, तुम्हारा कस्टम ऑर्डर तैयार है। विकर ने गर्दन हिलाई। राइट ऑन टाइम। उसने बैग खोला और अंदर से एक एक टूल निकाले। उन्हें सावधानी से एक कपड़े पर सजाया। हर टूल अलग, अजीब, डरावना। गंजा आदमी ने ध्यान से देखा, फिर धीरे से बोला, मैं 30 सालों से टॉर्चर कर रहा हूँ, लेकिन ये कुछ टूल्स मैंने कभी नहीं देखे। तुमने डिजाइन किए हैं क्या? विकोर ने कंधे उचकाए। मेरे डिजाइन नहीं है, जहाँ से आया हूँ वहाँ आम है। गंजा आदमी सिहर गया। तुम कहाँ से आए हो? विकोर ने एक ठंडी हंसी के साथ कहा, कुछ वैसा ही। सीखना चाहोगे? वो अचानक बोला। गंजा आदमी ने झट से पीछे हटते हुए कहा, नहीं भाई, अगर देखा ना तो जो खाया है सब बाहर आ जाएगा। विकोर ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बस अपने टूल्स को घूरता रहा। एक अजीब सी उदासी में डूबा हुआ। विनाश का युग बुदबुदाया। वो दिन जब डीमन क्लैन के प्रिजनर्स टॉर्चर के पहले ही सब उगल देते थे। इन डीमंस को टॉर्चर करते करते ही उसकी मेथड्स इवॉल्व हुई थी। विकोर ने अपना कोट खोला और पूरे टूल्स दिखाई दिए। सुनहरे बालों वाला लड़का डर से चीख पड़ा। विकोर की निगाहें अब उन पर थी। कहाँ गया वो कॉन्फिडेंस जब कह रहे थे, चाहे कुछ भी हो जाए हम कुछ नहीं बताएंगे? फिर अपने रिस्ट के बटन्स बंद करते हुए बोला, कुछ मत कहना, मैं अपने पास्ट की यादों को संजोना चाहता। पहली बार के लिए सुनहरे बालों वाला लड़का अब टूट चुका था। आंसुओं की धारा उसके गालों पर बह रही थी। अंडरडॉग सिटी में अफवाहों की आग फैल चुकी थी। सुना है, 7 विकेट गैंग्स पकड़े गए। पब्लिक जहाँ भी 3 से ज्यादा लोग इकट्ठा होते, बस वही बात चल रही थी। और एक नजदीकी टैवर्न में एक आदमी बोला, शुक्र है वही गैंग थे जो सिविलियंस को कीड़े मकोड़े समझते थे, अब थोड़ा चैन मिलेगा। अंडरडॉग सिटी की रात और भी ज्यादा भारी हो गई थी। एक गली के नुक्कड़ पर कुछ पेट्रन्स आपस में फुसफुसाते हुए खड़े थे। मुझे नहीं लगता कि नया डेप्यूटी सील इतनी आसानी से उन्हें छोड़ेगा, एक ने कहा शक भरे लहजे में। दूसरे ने बात पकड़ी, उन 7 का अतीत देखो, दूसरे जनरेशन के नेटिव फैमिलीज के लड़के। डेप्यूटी काउंसिल उन्हें बस पब्लिकली शर्मिंदा करेगा फिर छोड़ देगा। पर तीसरा आदमी कुछ और ही लाया। चार्जेस देखे हैं? ऐसा लग रहा है जैसे उन्हें मार ही दिया जाएगा। उसकी आवाज में डर था और अचानक पूरा ग्रुप चुप हो गया। क्या सच में नेटिव फैमिलीज के बच्चों को फांसी दी जाएगी? किसी ने लगभग फुसफुसा कर कहा, डेप्यूटी सिल रूथलेस है। एक बुजुर्ग ने धीमे से बोला, 10 अरब सोना एक ही दाम में जला दिया था उस आदमी ने। पर एक और आवाज आई, थोड़ी हिचकिचाती, अगर उसने उन्हें मार डाला तो खुद काउंसिल भी मुश्किल में पड़ जाएगा ना। अंडरडॉग सिटी के लोग यही मान रहे थे कि ये सब पॉलिटिकल पावर प्ले है, न्यू पॉलिटिशियन वर्सेस नेटिव अथॉरिटीज। सभी ने सोचा था कि जैसे ही लोकल पावर हाउसेस माफी मांगेंगे सब सुलझ जाएगा, गैंग लीडर्स बिना खरोंच वापस लौटेंगे। और ऐसा हुआ भी। मैंट ब्लैंक क्लैन, प्योर क्लैन, लवी क्लैन, चैनल क्लैन, फिगू क्लैन, हेरमिस क्लैन, ब्रार क्लैन, सभी क्लैंस ने डेप्यूटी सिल से माफी मांगी। और उसके बाद जो हुआ उसने पूरे शहर की रूह कांप दी। सिटी सेंटर स्क्वायर, सुबह की धूप धीरे धीरे फैल रही थी और वहाँ बीच चौराहे पर 7 गैंग लीडर्स के कटे हुए सिर एक एक करके टंगे हुए थे। प्रिजर्व किए गए थे वो सिर। उनकी आंखें खुली हुई थी। चेहरों पर ऐसी चीखती हुई पीड़ा थी मानो अंतिम सांस तक उन्होंने नर्क झेला हो। हर एक सिर के ऊपर एक पब्लिक नोटिस टंगा था जिसमें लिखा था उनकी मौत से पहले उन्हें किस किस तरह की सजा दी गई थी। बास्करविल फैमिली ऑटोनॉमी कॉन्स्टिट्यूशन, जो अपने सख्त कानूनों और बेरहम सजाओं के लिए कुख्यात था। पहला कानून इलीगल ब्रॉथल चलाना, सजा पूरे चेहरे पर सेक्स का सिंबल गुदवा देना, और ये सजा पूरी तरह से लागू की गई। दूसरा कानून इलीगल गैम्बलिंग, सजा दोनों हाथों की कलाई काट देना। उल्लंघन की गिनती के हिसाब से 72 बार उनकी कलाइयों को इंटरवल पर काटा गया। तीसरा कानून इलीगल प्राइवेट लोन्स, सजा आंखें निकाल देना। लेकिन लोगों की प्लीड को ध्यान में रखते हुए इस बार ये सजा माफ कर दी गई। चौथा कानून इलीगल लॉबिंग, सजा एक्साइल। मगर क्योंकि वो पहले ही मारे जा चुके थे, उनके धड़ों को, सिरों को छोड़कर किले की दीवारों के बाहर फेंक दिया गया। पूरा चौराहा सन्नाटे में डूब गया। लोग नोटिस पढ़ते जा रहे थे और उनके सामने वो 7 सिर जैसे किसी खौफनाक भविष्य का ऐलान कर रहे हैं। उसी समय विकोर अपने ऑफिस में बैठा हुआ था। उसने कहा, हैरानी किस बात की? ये कानून तो पहले से ही थे, फर्क बस इतना है पहली बार इन नेटिव फैमिलीज को असली सजा मिली है। उसकी आंखों में कोई पछतावा नहीं था। वो जानता था ये बदलाव की शुरुआत है। अब या तो सत्ता गिरेगी या खून बहेगा। अंडरडॉग सिटी अब सड़कों पर चीखेगा। उसने धीरे से देखा, उसके सामने चिवावा खड़ा था। तैयार हो जा, अब तू अगली चाल में मेरा साथी होगा। चिवावा
हुआ चौंका। उसकी आंखों में सवाल थे पर जवाब नहीं। सीन शिफ्ट होती है। अब छुआ एकदम सन बिना हिले खड़ा है, चेहरे पर मास्क और आंखों में हलचल। वो पीछे मुड़ता है और पिंजरे के अंदर बंद व्यक्ति से फुसफुसाकर पूछता है, क्या ये स्ट्रेटेजी सही है डेप्यूटी कौंसल? डेप्यूटी कौंसल ने कोई सफाई नहीं थी, बस धीमे से पूछा, क्या तू मुझ पर भरोसा नहीं करता? छुआ अचानक से पूरा हॉल लोगों से भरने लगता है। सभी के चेहरे मास्क से ढंके हुए। कोई नहीं चाहता था कि उसकी पहचान खुले। स्लेव्स लोहे की जंजीरों में बंधे लाइन में खड़े, कुछ गिरते हुए, कुछ खिसकते हुए। छुआ की निगाहें सब पर घूमी और फिर थम गई उस एक जगह पर जहां विकर एक स्लेव केज के अंदर शांत बैठा था। छुआ एक कोने में खड़ा सोच रहा था, क्या डिप्टी कंसल को गुलाम बनाकर बेचना वाकई एक समझदारी भरा कदम था? अंडरडॉग सिटी की सड़कों पर जिंदगी सस्ती थी और इंसान बिकाऊ। बीच सुनसान में एक विशाल टेंट तना था। उसके चारों तरफ महंगे कैरेजेस इकट्ठा हो रहे थे, कुछ असली बायर्स और कुछ भेड़िए जो मासूमों की खाल में छुपे थे। यहाँ बिक रहे थे किडनैप्ड बारबेरियंस, नोबल्स और कॉमनर्स। सबको सजाया गया था जैसे वो किसी बाजार का कीमती सामान हो। कौन किस कीमत पर जाएगा ये अब नीलामी तय करेगी। लेकिन बास्करविल फैमिली को अब तक इस इलीगल स्लेव ऑक्शन की भनक भी नहीं थी। स्टेज पर खड़ा था एक तड़कता भड़कता ऑक्शनियर। उसने क्राउड का स्वागत किया जैसे वो कोई सर्कस हो। तभी उसकी नजर पड़ी छुआ के ग्रुप पर। उसकी आंखों में हल्की मुस्कान आई। उसने पहचान लिया मैन ब्लैंक क्लैन का सिग्नेचर ट्रेट। उनके आइडेंटिफिकेशन पेपर्स देखते ही उसने सिर झुकाकर सम्मान जताया। वो सेलर बनकर आए थे। पर ऑक्शनियर थोड़ा चिंतित भी था। उसने कहा, पिछली बार के गुलाम मैन ब्लैंक क्लैन को पसंद नहीं आए थे और आप लोग तो हमारे बड़े खरीदार हैं। शाह ने उसकी बात काट दी, हम पूरी तरह सेटिस्फाइड हैं। पिछले माल की क्वालिटी अच्छी थी। इतने में ऑक्शनियर की निगाह पड़ी एक केज पर और उसके भीतर बैठा था विकर। काले बाल, लाल आंखें, जैसे किसी और दुनिया से आया हो। एकदम रे ऑक्शनियर की आंखें चमक उठी। इसे मैं खुद बेचूंगा और सही दाम पर बेचूंगा, उसने वादा किया। छुआ ने हामी भरी और चल दिया पीछे। ऑक्शनियर ने मुस्कुराते हुए विदा ली। एंजॉय द सर्कस मैन ब्लैंक। टेंट के भीतर भीड़ हल्के हल्के बातें कर रही थी। कोई ट्रेजिक बैक स्टोरीज वाले स्लेव्स की तरफ खींचा चला आ रहा था, तो कोई बस ब्यूटीफुल स्लेव्स खरीदना चाहता था। कुछ को किडनैप्ड नोबल्स में दिलचस्पी थी, तो कुछ सिर्फ यूनिक स्लेव्स ढूंढ रहे थे। भीड़ की निगाहें स्टेज पर थी और ऑक्शनियर ने पहला प्रोडक्ट अनाउंस किया, बास्करविल फैमिलीज नाइट्स द्वारा छिपाया गया सीक्रेट एम्बेजलमेंट। और वो था ए रैंक मॉन्स्टर मर्सियल, एक काओ स्पीसीज जो कहा जाता है कि हेल की गहराई में पाई जाती है। 19 दिल और जब तक सारे बंद ना हो तब तक हमला करती रहती। ऑक्शनियर ने बताया, इसका हर हिस्सा कीमती है। मीट, लेदर, बोन्स, इंटेस्टाइन्स, कुछ भी बेकार नहीं जाता। बोली शुरू हुई। 100 मिलियन से तेजी से बढ़ती गई। 140, फिर 200 और फिर 250 करोड़ सोना। जब कोई और बोली नहीं लगा पाया, उसने हथौड़ा पटका और कहा, सोल्ड। ऑक्शन चलता रहा। हर आइटम अपने अलग चार्म और खतरनाक रियलिटी के साथ स्टेज पर लाया जा रहा था। और तभी एक वर्कर ने आकर ऑक्शनियर के कान में कुछ फुसफुसाया। ऑक्शनियर की आंखें चौड़ी हो गई। वो स्टेज के बीच में आया और क्राउड को बताया, एक रेयर आइटम आई है, जंगलों से पकड़ी गई एक जंगली वॉरियर और स्टेज पर लाई गई बलक ट्राइब की वो लड़की। उसकी आंखों में आग थी जैसे किसी वाइल्ड बीस्ट की। ऑक्शनियर ने क्राउड को उकसाया, इस जंगली को टेम करने की कोशिश करो। अपनी ट्रेनिंग का टेस्ट यही तो। शुरुआती बोली रखी गई, 5 मिलियन गोल्ड। कोई नहीं बोला। फिर बोली घटाकर 3 मिलियन कर दी गई। फिर भी सन्नाटा। आखिरकार उसने 1 मिलियन गोल्ड पर लाकर लड़की को प्रैक्टिकली बेग किया। पर क्राउड अब बोर हो चुकी थी। ऑक्शनियर ने थक हार कर गार्ड को इशारा किया, इसे पीछे ले जाओ और अगला प्रोडक्ट लाओ। लड़की गुस्से में छटपटाई, लेकिन गार्ड ने एक मुक्का मारा सीधा पेट में। वो वहीं बेहोश हो गई। ऑक्शनियर ने क्राउड से माफी मांगी। एक छोटा सा डिस्ट्रैक्शन था, लेकिन अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ आज की सबसे बेशकीमती चीज, हमारा स्टार प्रोडक्ट। स्टेज पर लाया गया विकर, ब्लैक हेयर, रेड आईज, एक परफेक्ट स्लेव जो बिना चेन्स के भी काबू में था। भीड़ में बैठी एक औरत की आंखें चमक उठी। उसने बोली लगाई, 600 मिलियन गोल्ड। ऑक्शनियर चौंका। उसने अभी तो शुरू भी नहीं किया था और बोली लग चुकी थी। एक मुस्कान उसके चेहरे पर फैल गई। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये तो बस शुरुआत है। विकर की बोली 600 मिलियन तक पहुंच चुकी थी और असली खेल अभी शुरू होना था। भीड़ में बैठा एक और आदमी खड़ा हुआ और चिल्लाया, 800 करोड़। वो आवाज सुनते ही पहले से बोली लगाने वाली औरत का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने तिरस्कार से पूछा, एक मर्द को वाइकर जैसे स्लेव से क्या काम है? मर्द ने सीधा जवाब दिया, ये मेरी मर्जी है, तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं। और फिर उसने ठंडी आवाज में कहा, मैं इसे ग्लेडिएटर बनाना चाहता हूँ, देखने दो कि इसकी हदें कहाँ तक जाती हैं। भीड़ पूरी तरह खींच चुकी थी इस लड़ाई में। तभी एक तीसरी बोली गूंजी, 900 मिलियन। और इसके बाद एक बिडर जिसका नंबर प्लेट था 99। उसने खड़े होकर बोली लगाई, 6 अरब। पूरे टेंट में सन्नाटा छा गया। ऑक्शनियर की आंखें खुली की खुली रह गई। भीड़ एक ही दिशा में मुड़ गई, उस बिडर की ओर। एक नकाबपोश आदमी और कुछ लोगों ने तुरंत पहचान लिया, ये तो बैरन गंबिनो है, ग्रेनरी का। किसी ने फुसफुसाकर कहा, उसने अंडरग्राउंड फंड्स अपने हाथ में ले लिए, अब इसकी जेबें कभी खाली नहीं होती। बैरन मुस्कुरा रहा था। उसका अटेंडेंट पास खड़ा था, माथे पर चिंता की लकीरें। सर, 6 अरब बहुत ज्यादा है, अगर बॉडी में कोई डैमेज हो गया तो रीसेल भी नहीं हो पाएगा। बैरन का चेहरा सख्त हो गया। उसने गुस्से में कहा, मैंने तुझे उठाया था जब तेरा कोई नहीं था और अब तू ही मुझसे सवाल कर रही है। अटेंडेंट चुप हो गई। ऑक्शनियर ने घोषणा की, बिडर 99, यू विन। विकर अब तुम्हारा है। स्टेज पर
पर विकर को बैरन के सामने लाया गया। बैरन ने उसे सिर से पांव तक देखा और मन ही मन सोचा, ये तो और भी ज्यादा परफेक्ट लग रहा है करीब से। फिर वो बोला, अब तुम मेरे हो और घबराओ मत, मैं बुरा इंसान नहीं हूँ। लेकिन उसके अगले शब्दों और उस घिनौने चेहरे के साथ निकली मुस्कान ने विकर को बेचैन कर दिया। बैरन बोला, तुम्हारे साथ खेलने के कई तरीके हैं और मैं उनमें से हर एक आजमाना चाहता हूँ। विकर ने एक शब्द नहीं कहा, बस अपने हाथ आगे बढ़ाए। बैरन मुस्कुराया, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे कफ्स खोल दूं? लेकिन उससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, विकर ने वो कफ्स तोड़ दिए। बैरन और उसका अटेंडेंट दोनों की रूहें कांप उठे। एक पल में विकर ने बैरन को लात मारी, इतनी जोरदार कि वो उड़ता हुआ जमीन पर जा गिरा। फिर विकर ने उसका बैग पकड़ा और धीमे स्वर में कहा, खेलते हैं स्पीयर एंड शील्ड। बैरन दर्द से चीखा, सिंडी हेल्प। विकर ने कसकर उसकी पीठ दबाई। मैं स्पीयर हूं, अगर तुम शील्ड बन सको तो बच जाओगे। पर सिंडी कुछ कर पाती उससे पहले ही बैरन बेहोश हो गया। विकर ने उसे देखा और ठंडी मुस्कान के साथ कहा, गेम खत्म। शील्ड टूट गया। फिर उसने धीरे से अपना विग उतारा और सामने आया विकर, वैन, बास्करविल। सिंडी की आंखें फटी की फटी रह गई। विकार, पर विकर ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस नीचे पड़े बैरन की ओर देखा। क्या ये मर गया? भीड़ अब सरगोशियों में डूब चुकी थी। अगर ये वाइकर है तो डिप्टी कंसल कौन है? एक बास्करविल हाउंड यहाँ क्या कर रहा है? छुआ, जो भीड़ में छिपकर खड़ा था, चुपचाप सोच रहा था। डिप्टी ने इस खेल को बेजोड़ तरीके से पलट दिया। विकर ने पूरे ऑक्शन टेंट को देखा। उसकी मुस्कान अब डरावनी थी। उसने कहा, इस जगह का नाम सर्कस रखना बिल्कुल सही था, लेकिन अब कोई भी यहाँ से जिंदा नहीं जाएगा। वो बीच रूम में अकेला खड़ा था, निहत्था, और उसके चारों तरफ थे दर्जनों गार्ड। सना हुआ माहौल, सांसें थमी हुई। ऑक्शनियर चिल्लाया, उसकी परवाह मत करो, डेप्यूटी काउंसिल हो या शैतान, मार दो इसे। गार्ड झपटे, पर वाइकर ने हाथ फैलाए और वहीं से निकली बब। उसकी तलवार हवा में चमकी और देखते ही देखते गार्ड्स के शरीर दो हिस्सों में कटते चले गए। ऑक्शनियर का चेहरा सफेद हो गया। भीड़ में खड़े एक गार्ड ने अपनी हथेली घुमाई और उसकी हथेली से बंधी लोहे की चेन घूमती हुई विकर की ओर बढ़ी। और विकर एक सेकंड भी नहीं रुका। वो दौड़ता हुआ सीधा उस गार्ड तक पहुंचा और एक ही बार में उस लोहे की बॉल को भी चीर दिया और गार्ड को भी। ऑक्शनियर की सांसें तेज हो चुकी थी। उसका दिमाग इस मंजर को समझने की कोशिश कर रहा था। ये कैसे पॉसिबल है? विकर, एक ग्रेजुएट इस उम्र में, ग्रेजुएट्स एक नेशन की ताकत का सबसे ऊंचा प्रतीक। वो जानते थे अगर वो सच में ग्रेजुएट है तो हम सब मारे जाएंगे। तभी चिवावा की आवाज गूंजी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि डेप्यूटी काउंसिल की सोर्ट प्ले इतनी अनप्रेडिक्टेबल होगी। पर उससे पहले कि वो और कुछ बोल पाता, पीछे से हंसी सुनाई दी। विकर ने पलट कर देखा। ऑक्शनियर अब चिहुआवा की गर्दन पर नाइफ टिकाए खड़ा था। उसकी आवाज कड़क थी, तलवार नीचे रख दो विकर, नहीं तो मैं इसे मार दूंगा। विकार ने कोई घबराहट नहीं दिखाई। वो शांत खड़ा रहा, नजरें सीधी। ऑक्शनियर और भी तिलमिला उठा। चिहुआवा की आवाज धीमी पर सख्त थी। विकर, मेरी फिक्र मत करो, खुद को बचाओ। ऑक्शनियर ने उसका मुंह बंद करने की कोशिश की, पर चिहुआवा डटा रहा। विकर मुस्कुराया और धीमे से कहा, तू वाकई एक सच्चा साथी। फिर उसने एक फ्लूट निकाली जो उसकी टांग से बंधी थी। ऑक्शनियर चौंक पड़ा। ये क्या करने वाला? चिहुआ ने फ्लूट की ओर देखा और एक पल को उसकी आंखें चौंधिया गई। विकर भीड़ के सामने आया और बिना किसी चेतावनी के फ्लूट को होठों तक लाया और पूरा दम लगाकर बजा दिया। पूरा टेंट गूंज उठा। लोगों ने अपने कान बंद कर लिए। चीखें गूंजी। बच्चे, औरतें, गार्ड्स सभी दर्द से तड़प उठे। आवाज इतनी भयानक थी कि दीवारें तक कांप गई और फिर सब कुछ शांत हो गया। भीड़ ने धीरे धीरे आंखें खोली। ऑक्शनियर ने राहत की सांस ली। कुछ नहीं हुआ, ये बस डराने की कोशिश थी। एक ग्रेजुएट भी यहाँ कुछ नहीं कर सकता। पर उसी पल उसकी गर्दन के पीछे एक तलवार घुसी और एक ही झटके में उसका सिर उड़ गया। लोगों ने देखा एक हुडेड फिगर खड़ा था, खून में डूबा। चिहुआवा की आंखें फटी की फटी रह गई। एक गार्ड चिल्लाया, तू कौन है? पर हुडेड फिगर ने बस तलवार घुमाई। लाल एनर्जी की लहर निकली और वो गार्ड टुकड़ों में बट गया। बाकी गार्ड्स थरथरा उठे। विकर मुस्कुराया। उसे कियास बहुत पसंद था। तभी और भी हुडेड फिगर्स वहां प्रकट हुए, दर्जनों की तादाद में। हर एक के शरीर से निकल रही थी घातक ऑरा। उनकी आंखें बर्फ की तरह ठंडी और जानलेवा। एक गार्ड ने घबरा कर कहा, ये कहीं वो तो नहीं? दूसरे ने कांपती आवाज में प्रार्थना की, भगवान करे ये वो ना हो। और सब कुछ साफ हो गया जब सिंडी वेंडी ने उनकी छाती पर नजर डाली। एक दांत का निशान। उसने कांपती आवाज में कहा, ये हैं एम्पायर के सबसे खतरनाक नाइट ऑर्डर एनाहिलेशन एक्सपर्ट्स, बास्केटबॉल क्लान की सबसे ब्लड थर्स्टी फोर्स। हर एक ग्रेजुएट पिटबुल नाइट ऑर्डर मैदान में उतर चुका था। तभी उनमें से एक नाइट सिंडी के पीछे आया, तलवार निकालने ही वाला था। सिंडी का दिल धड़कने लगा। मैं यहाँ नहीं मर सकती, नहीं। पर उस एक पल में विकर सामने आ गया। उसने हाथ उठाया, उसे मत मारो। नाइट रुका और धीरे से झुक गया। वो वाइकर को सम्मान दे रहा था। वाइकर की आवाज अब आदेश बन चुकी थी, बाकी सबको चीर दो, पर जो लोग जमीन पर पड़े हैं बिना लड़े उन्हें मत मारो। पर विकर ने आखिरी चेतावनी दी थी, जो भी जमीन पर पड़ा है अगर उसने जरा भी हिलने की कोशिश की तो उसे वहीं काट देना। नाइट ने सिर झुकाया, आज्ञा मिली और पूरी होगी। फिर वो पल भर में गायब हो गया। विकर ने चैन की सांस ली। उसे खुशी थी कि वो बिना किसी परेशानी के पिटबुल ऑर्डर को लेकर आ सका, क्योंकि ह्यूको को मिलिट्री ताकत को लेकर बहुत सेंसिटिविटी थी। पिटबुल ऑर्डर को आदेश देने का अधिकार, वो वही इनाम था जो विकार ने मांगा था अंडरडॉग सिटी जाने से पहले। और अब पूरा इलाका लोगों की चीखों से गूंज उठा। पिटबुल नाइट्स किसी भी ब्रीथिंग बॉडी को बख्श नहीं रहे थे। एक आदमी जमीन पर लेटा डर के मारे कांप रहा था। उसने मन में सोचा, मैं बस पड़ा रहूंगा, जब सब शांत हो जाए तो भाग जाऊंगा। लेकिन तभी उसके सामने एक पिटबुल नाइट प्रकट हो गया। वो घबरा गया, डर के मारे चीख पड़ा, मैं कफ्स पहन लूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, बस जिंदा रहने दो।
नाइट ने उसकी तरफ देखा और कहा, हम कफ्स नहीं लाते। वो आदमी हक्का बक्का रह गया। तो फिर मेरे साथ क्या होगा? नाइट ने तलवार निकाली और एक झटके में उसकी टांगें काट दी। वो चीख उठा, तड़पता रहा। नाइट ने बिना किसी भाव के कहा, जिन्हें मारना है उन्हें टांगों की जरूरत नहीं होती। विकर के बगल में अब एक और आदमी खड़ा था, सिगार उसके होंठों में, नजरों में ठंडा जज्बा। कमांडर बॉस्ट जूनियर ला बास्करविल, पिटबुल नाइट्स का लीडर। उसने विकर की तरफ देखा और पूछा, कैसा लग रहा है पिटबुल्स को चलाकर? संतुष्ट हो? विकर ने हल्की मुस्कान दी। हाँ, परफॉर्मेंस शानदार थी। बॉस्ट ने सर हिलाया। अगर और किसी चीज की जरूरत हो बस कहना। वो कुछ देर विकर को गौर से देखता रहा और मन में सोचा, अब समझा यूको को विकार में इतनी दिलचस्पी क्यों है। सिर्फ 15 की उम्र में और ये दरिंदगी। बॉस्ट ने हाथ आगे बढ़ाया और विकर के सिर पर रखा। एक दिन पिटबुल नाइट्स में आ जा, तुझे मैं खुद तैयार करूंगा। विकर ने थोड़ी झिझक के साथ कहा, मैं सोचूंगा। फिर वो जाने लगा। रुकते हुए बोला, एक जरूरी काम है, वहां जाना होगा। बॉस ने उसे जाते हुए देखा और मन में बुदबुदाया, अब मैं तुझे और भी ज्यादा चाहता हूँ विकर। और विकर के मन में बॉस का बोझ अलग ही महसूस हो रहा था। भारी है ये आदमी, उसने सोचा। विकर अब एक पुराने अंधेरे स्टोर रूम में दाखिल हुआ। हर कोना तलाशता, कुछ ढूंढता हुआ। धीरे से बुदबुदाया, वो यही कहीं होना चाहिए। एक कोने में उसकी नजर पड़ी। एक भारी भरकम सेफ, शायद नोबल्स का पेमेंट इसी में रखा गया था। उसने पल भर सोचा, सब पैसा सिटी हॉल को दे दो, टैक्स में चला जाए। और अगले ही पल उस ख्याल को झटक दिया, अब ये सब जरूरी नहीं। तभी उसकी नजर पड़ी पास रखे एक केज पर, जिसे कपड़े से ढका गया था। अब उसकी आंखों में एक अलग ही डिटर्मिनेशन था। धीरे से वो केज के पास गया, कपड़ा हटाया और उसके नीचे एक लड़की पड़ी थी, घायल, जख्मी, कांपती हुई। आंखों से आंसू बह रहे थे और दर्द में वो धीरे से करा रही थी। विकर ने गहरी सांस ली और कहा, किस्मत वाली है तू। फिर उसने एक पोशन निकाला जो उसे नाइट ऑर्डर से मिला था। मुझे पसंद आया तो दे दिया बस, उसने बुदबुदाया। विकर ने पोशन को उसके मुंह में डाला और उसका असर पल भर में दिखा। छोटे सूजन नीले निशान धीरे धीरे गायब होने लगे। लड़की की आंखें कांपती हुई खुली, पर जैसे ही उसने विकर को देखा वो पीछे हट गई डर से। विकर ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ, डर क्यों रही है? पर लड़की चुप थी, बस उसकी आंखें सवालों से भरी थी। विकर खड़ा हुआ और केज का ताला खोल दिया। बारबेरियन भाषा में आदेश दिया, जा तू अब आजाद है। लड़की ने उसकी तरफ देखा। शायद वो समझ चुकी थी कि विकर क्या कहना चाहता है, पर उसकी आंखों में अब भी उलझन थी। विकर का चेहरा गुस्से से नहीं बल्कि फर्ज से सख्त था। उसने बारबेरियन भाषा में उस लड़की की ओर इशारा करते हुए फिर से कुछ कहा। इस बार आवाज में आदेश था, भाग जाओ अभी के अभी। लड़की ठिठकी। उसने कुछ कहा अपनी मातृभाषा में, पर विकोर कुछ भी नहीं समझ पाया। उसने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। मुझे तुम्हारी भाषा पूरी तरह नहीं आती, लेकिन मैं जानता हूँ तुम्हें यहाँ नहीं रहना चाहिए। वो जाने लगी, लेकिन एक पल को रुकी, पीछे मुड़ी और कुछ कहा। विकोर उस वाक्य का मतलब नहीं जानता था, लेकिन उसके चेहरे के भाव, उसकी आंखों की नमी इतना कह रही थी। शायद उसने मुझे धन्यवाद कहा। विकोर अब अकेला था। उसने एक और कपड़ा निकाला और असली वजह सामने आई, जिसकी तलाश उसे इस स्टोरेज एरिया तक खींच लाई थी। कपड़ा हटाते ही सामने दिखा मर्सेल की लाश। विकोर धीरे धीरे उसके पास गया, जमीन पर झुका और शव को गौर से देखा। अब तक सुरक्षित है पूरा का पूरा। और तभी एक लाल चमक उसके हाथों से उठी। उसके हाथ से कुछ निकला, एक दानव बेल्ज़ेबब। विकोर ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा। काफी वक्त हो गया ना जब तुमने आखिरी बार किसी ए रैंक मॉन्स्टर का स्वाद चखा था। बेल्ज़ेबब के चेहरे पर भूख से भरी एक शैतानी मुस्कान थी। आज तुम्हारा दिन है, खा लो, लेकिन जल्दी करना, पिटबुल ऑर्डर कभी भी यहाँ पहुंच सकती है। बेल्ज़ेबब ने गले से एक संतोषजनक आवाज निकाली, जैसे कह रहा हो, शुक्रिया विकोर, ये भोज शानदार होगा। सूरज उग चुका था, लेकिन अंडरडॉग सिटी की गलियों में फैली थी सिर्फ अफवाहें नहीं बल्कि खौफ। नए डेप्यूटी काउंसिल की कार्रवाई की गूंज पूरे शहर में फैल चुकी थी। जो रईस, जो अमीर कल तक जिंदा इंसानों की बोली लगाते थे, आज वो अंडरडॉग प्रिजन में बंद पड़े थे। उनके हाथ पैर तोड़ दिए गए थे। बर्निंग सस्पेंशन नाम का वो क्लब जो कभी वीआईपीज की गंदगी छुपाता था, अब आग की लपटों में भस्म हो चुका था। उन दरिंदों के कटे हुए सिर शहर के बीचों बीच टंगे थे, एक चेतावनी की तरह। उन 7 मूल क्लैंस जिन्होंने कभी अपनी औलादें खोई थी, उन्होंने वाइकर को लिखित विरोध भेजे, लेकिन जवाब इंपीरियल फैमिली की सबसे सख्त मनाही के बावजूद जो गुलामों की खरीद फरोख्त में शामिल था, उसका अंजाम सिर्फ मौत है। सारे लेन देन के कागज, बैंक ड्राफ्ट, लेजर बुक्स सब जब्त हो चुके थे। बास्करविल क्लैन पूरे मामले की जांच इंपीरियल फैमिली को सौंपने वाली थी, और जब शब्दों ने हार मानी तो 7 फैमिलीज के पेट्रियार्क्स खुद झुक कर आए उसी आदमी के सामने जिसने उनके बेटों को मारा था। विकोर ने सिर्फ एक बात कही, बर्निंग सस्पेंशन में जो ब्लैक लेजर्स मिले थे, उनके मुताबिक बास्करविल सेल्फ रूल के अंतर्गत तुम सबकी जायदाद जब्त की जाएगी और देशद्रोह के तहत तुम्हारी 3 पीढ़ियां खत्म कर दी जाएंगी। अंडरडॉग सिटी की फांसी की जमीन गुनहगारों के खून से सराबोर हो चुकी थी, पर नतीजा सरकारी दफ्तरों को अब नए लोग चाहिए थे। बेरोजगारी घटी, टैक्स का पैसा बढ़ा, वेलफेयर फिर से सांस लेने लगी। फर की स्टॉक प्राइस हर दिन ऊपर जा रही थी, क्योंकि शहर के लोग अब खुद वाइकर की नीति में भरोसा करने लगे थे। च्वा धीरे धीरे चलता हुआ आया, हाथ में एक कॉफी कप। वाइकर अपने दस्तावेज देख रहा था जब च्वा बोला, सर आपके लिए कॉफी लाया हूँ। वाइकर ने बिना सिर उठाए जवाब दिया, तुम्हें मेरे लिए कॉफी लाने की जरूरत नहीं, तुम अब ऑफिस मैनेजर हो। च्वा मुस्कुराया, फिर गंभीर हुआ, पर अगर उस दिन आपने मुझे क्लाउन के चाकू से ना बचाया होता तो मैं आज यहाँ ना होता। ये कॉफी मेरे शुक्रिया की तरह है। विकोर ने एक हल्की हंसी के साथ कहा, तो बस कॉफी, तुम्हारी जान बचाने की कीमत यही है? च्वा ने सिर झुकाया, अब से मैं आपकी जान बचाऊंगा, चाहे किसी से भी लड़ना पड़े। फिर च्वा ने
ने मुस्कुराते हुए कहा, सर 2 चम्मच चीनी डाली है, थोड़ा क्रीमर और बस हल्का सा पानी, स्ट्रॉन्ग भी नहीं मीठा भी नहीं, बिल्कुल बैलेंस। विकोर ने कप उठाया, एक घूंट लिया और धीरे से सिर हिलाया। ठीक है। शुआ ने फिर बात घुमा दी। वाइकोर ने एक कागज शुआ की ओर बढ़ाया, जरा ये देखो, बताओ क्या ठीक लिखा है। शुआ ने ध्यान से देखा, फिर आंखें चौड़ी कर दी। सर आपने तो कमाल कर दिया है, आपने लिखना शुरू किए हुए ज्यादा दिन नहीं हुए और फिर भी ये। विको ने नम्रता से सिर झुकाया, अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है, वैसे तुम भी कमाल के हो ऑफिस मैनेजर के तौर पर। शुआ के मन में एक ख्याल उठा, ये इंसान सिर्फ कानून बना ही नहीं रहा, उसे पूरी तरह समझ भी रहा है। अगर ये आदमी अंडरडॉग सिटी में रहा तो ये शहर एक दिन एम्पायर का हिस्सा भी पीछे छोड़ देगा। रात का समय था, आसमान में बादल भरे थे, चांद की हल्की किरणें एक जेल की सलाखों से होकर भीतर आ रही थी। विकोर एक सेल के अंदर खड़ा था, उसके सामने बैठी थी सिंडी वेंडी, बारोन गैम्बिनो की वही अटेंडेंट जिसे विक्टर ने उस दिन स्लेव ऑक्शंस में बचाया था। अब उसके हाथों में हथकड़ी थी, आंखों पर पट्टी बंधी हुई। विकोर ने ठंडी आवाज में कहा, माफ करना, तुम्हें देखने देर से आया, कुछ और जरूरी काम थे। वो रुका, फिर धीरे से बोला, तुम्हारा नाम सिंडी वेंडी सेनरोज है, सही? सिंडी ने कोई जवाब नहीं दिया, इसके बजाय उसने एक सवाल दाग दिया, तुमने मुझे जिंदा क्यों छोड़ा? वाइकोर ने उसके चेहरे से पट्टी हटाई और बिना पलक झपकाए बोला, क्योंकि मुझसे कुछ सवाल पूछने हैं। सिंडी ने नफरत से उसकी आंखों में देखा, तो सिर्फ सवाल पूछने के लिए जिंदा रखा है। विकोर ने जवाब नहीं दिया, वो बस पलटा और पीट करते हुए बोला, बैरन गंबिनो बस एक साधारण समलैंगिक था, लेकिन अचानक उसकी ताकत क्यों बढ़ी? जवाब मिला, तुम्हारी वजह से। तुम पैसा कमाने में माहिर हो, अगर तुम किसी शरीफ जगह होती तो एक बेहतरीन मर्चेंट या बैंकर बन सकती थी। वो एक कुर्सी लाया, सिंडी के सामने रखा और बैठ गया। मैं एक प्रस्ताव दे रहा हूँ, मेरे सवालों के जवाब दो तो तुम आजाद हो सकती हो, लेकिन टाल मटोल की तो अंजाम सोच भी नहीं सकती। सिंडी ने गुस्से से होंठ काटे, लेकिन फिर धीमे से बोली, अगर जवाब दे सकी तो दूंगी। विकोर ने उसकी आंखों में गहराई से देखा, तुम्हारे हिसाब से मैं कैसा मैजिस्ट्रेट हूँ? सिंडी ने तिरस्कार से मुस्कुराते हुए कहा, क्या बात है, इस गंदे शहर को एक नामी मैजिस्ट्रेट मिल गया। वाइकोर का चेहरा गंभीर हो गया, अगर तुम मुझे गंभीरता से नहीं लोगी तो मैं अपना वादा नहीं निभा पाऊंगा। सिंडी ने गहरी सांस ली, फिर नजरें झुकाई, ठीक है, तुम्हारा काम अच्छा चल रहा है। वाइकोर ने चुपचाप उसे देखा, आंखों में एक ठंडी चमक उभरी और फिर अचानक वो मुस्कुराया, उठा और तेजी से उसके पास गया, उसका ठोड़ी पकड़कर चेहरा पास लाया और गहरी आवाज में पूछा, बताओ तुम ऐसा क्यों सोचती हो? सिंडी की आंखों में डर दौड़ गया, उसकी पलकों पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। विकर ने उसे छोड़ दिया और फिर से पास की कुर्सी पर जा बैठा। बोलो, सच बताओ। सिंडी ने दांत भींचे, लेकिन बोल पड़ी, एक कंसुल होने के नाते विर्चू सबसे जरूरी होता है। तुम्हारे कानून, हाँ, वो स्ट्रीट क्रिमिनल्स को खत्म कर रहे हैं, तुम्हारी इज्जत भी बढ़ रही है, लेकिन लंबे वक्त में यही कानून आम लोगों की मौत और दर्द की वजह बनेंगे। फिर जो बचेगा वो होगा गुस्सा और नफरत। फिर उसने वाइकोर की आंखों में देखा, बस्करविल क्लैन तुम्हें तब तक स्वीकार करेगी जब तक तुम क्लैन लीडर से कम ताकतवर हो। जैसे ही तुम उनसे आगे बढ़ोगे वो तुम्हें मिटा देंगे। विकोर ने गहरी सोच में उसकी बात सुनी, तो अगर मैं इसी रास्ते पर चलता रहा तो लोग मुझसे नफरत करेंगे और बास्करविल मुझे खत्म करेगा, तो फिर मुझे अब क्या करना चाहिए? सिंडी ने एक आखिरी सलाह दी, जो भी सम्मान, जो भी कामयाबी तुमने यहाँ हासिल की है, सब कुछ बास्करविल क्लैन को लौटा दो, उनके लीडर को दे दो, ताकत छुपाओ ताकि तुम बच सको। सिंडी ने विकोर को गंभीर नजरों से देखा, अगर बास्करविल क्लैन से बचना है तो तुम्हें या तो लेनोर माउंटेन के लरू में जाना चाहिए या फिर एम्पायर के सेंटर में बनी एकेडमी में। वहाँ तुम्हारी उम्र और स्टेटस वाले लोग आम हैं, तुम अपनी पहचान छुपा सकते हो, ताकत भी। वो एक पल रुकी, फिर शांत लहजे में बोली, जब समय आएगा तो बास्करविल क्लैन के लीडर को तुम्हारी जगह भुगतना पड़ेगा। विकोर कुछ देर चुप रहा, लेकिन अचानक हवा में कुछ बदल गया। सिंडी ने महसूस किया, खून और हिंसा की एक लहर उसके शरीर से टकराई, उसकी रीढ़ में ठंड दौड़ गई। विकोर की आवाज गूंजी, तुम जो कह रही हो वो ठीक वैसा ही है जैसे किसी हंटिंग डॉग से कहो कि वो अपने मालिक की गर्दन काट दे। उसकी आंखें अब खून से लाल थी और शरीर से तेज किलिंग इंटेंट निकल रहा था। सिंडी ने उसकी तरफ देखा और उसकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ शांति। और यही एक रास्ता है बास्करविल की नफरत से बचने का। विकोर ने हल्की मुस्कान दी, मैं तुम्हारी बात याद रखूंगा, वैसे तुम्हारे ख्याल मेरे जैसे ही हैं। और फिर अचानक सिंडी की हथकड़ियां खुल गई, वो चौंक गई। तुम सच में मुझे जाने दे रहे हो? विकोर की आवाज ठोस और सीधी थी, मैं वादा निभाता हूँ। सिंडी उसकी बगल से गुजरी, लेकिन रुकते हुए बोली, उम्मीद है तुम आज का दिन कभी पछताओगे नहीं। लेकिन तभी विकोर की आवाज फिर आई, क्या तुम मेसा मजीनो क्लैन का नाम जानती हो? सिंडी रुक गई, पलटी। विकोर बोलता रहा, अंडरडॉग सिटी के फाउंडिंग क्लैंस सिर्फ 7 नहीं थे, एक 8वां भी था, मैं समझिनो, एक समृद्ध मर्चेंट क्लैन। पर उनकी समृद्धि एक जन्मदिन के दिन खत्म हो गई। उनके सबसे छोटे बेटे ने अपनी न्यूली लर्न सोर्ड टेक्निक दिखानी चाहिए, और जो उसने दिखाया वो बास्करविल की सीक्रेट टेक्निक थी। सिंडी की सांसें थमने लगी। बास्करविल को यकीन हो गया कि उनकी टॉप सीक्रेट मिलिट्री इन्फो लीक हो चुकी है और उन्होंने अपने हंटिंग डॉग्स छोड़ दिए। मेसा मजीनो क्लैन मिटा दी गई। विकोर की आवाज अब और गहरी हो गई, लेकिन उस सारे खेल के पीछे कोई और था। 7 क्लैन के कुछ युवा बास्करविल की टेक्निक्स चुराकर मेसा मजीनो के बच्चे को दे चुके थे। सिंडी की आंखों में अब भीगापन आने लगा। तुम ये कहानी मुझे क्यों सुना रहे हो? उसने पूछा, हौले से मुस्कुराते हुए। विकोर ने जवाब नहीं दिया, बस
धीरे से बोला, उस नरसंहार में एक बच्ची जिंदा बच गई थी, सिर्फ 1 साल की थी। उसे वहां से उठा लिया गया और फिर जो कुछ उसके साथ हुआ वो इतना घिनौना था कि मैं भी बयान नहीं कर सकता। सिंडी का चेहरा सख्त हो गया। वो मुड़ी, मुझे तुम्हारी कहानी नहीं सुननी। वो चलने लगी लेकिन विकर रुका नहीं। उस बच्ची के साथ जो किया गया उन 7 युवा मास्टर्स ने, लेकिन फिर एक दिन एक नए डेप्यूटी कल आया और उसने सब कुछ उजागर कर दिया। उन 7 को पकड़कर पूरी तरह से सजा दी गई, तड़पा तड़पा कर मारा गया उन्हें और अंत में उन्होंने अपनी गलती मानी। उनके आखिरी शब्द थे, हमने जो किया वो घोर अपराध था, माफ करना। सिंडी थम गई, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो 7 मास्टर्स कौन थे जिन्होंने माफी मांगी? उसने फुसफुसाते हुए पूछा। विकोर ने उसकी तरफ देखा। उन्हें माफी उस लड़की से मांगनी चाहिए थी जो झूठा नाम लेकर जी रही है, सिंडी वेंडी सेनरोज, मेसा मगिनो क्लैन की इकलौती जिंदा वारिस। सिंडी कांप गई, उसकी आंखों में अब दर्द था और सवाल, लेकिन मैं कैसे मानूं कि उन्होंने सच में पछतावा किया जब तुमने खुद उन्हें यातना दी? उसकी आवाज टूटी हुई थी। विकोर ने एक जलता हुआ टॉर्च उठाया, फिर शांत लहजे में बोला, अगर यकीन करना है तो खुद अपनी आंखों से देख लो। वो सिंडी को लेकर उस पुराने प्रिजन सेल की तरफ बढ़ा जहां कभी वो 7 यंग मास्टर्स कैद थे। मौत से पहले दरवाजा खुला और अंदर जो था, सिंडी की आंखें चौड़ी हो गई। जमीन पर खून से लिखे हुए शब्द, हम ही थे जिन्होंने मेसा मगिनो क्लैन को तबाह किया, हमने अपराध किया, माफ कर दो। हर लाइन कांपती हुई, डर से भरी, खून से लिखा हुआ पछतावा। लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं उनका थैंक यू। नेक्स्ट पार्ट जल्द ही मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।